जैसे अभी तक हम जब इंच फिट में जब भी काम करना होता है, एक ही फाइल में नहीं करना है, अलग अलग फाइल में करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें, हर फाइल में जब भी नई फाइल खोलेंगे हर बार क्या करना पड़ रहा है हमें, यूनिट्स को डायमेंशन को सेट करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता यार ये काम मुझे बार बार रिपीट करना पड़े। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहली बार मैंने यहाँ पे अपना ओपन किया, एक न्यू फाइल से बता रहा हूँ मैं, न्यू फाइल हमने यहाँ पे ओपन करी एक ऐड के नाम से। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ अपनी ड्राइंग के जो स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, जैसे इंच फिट के लिए हमें बार बार यूनिट कन्वर्ट करनी है, टेक्स्ट का वो जो आपका एरो का साइज़ है, एरो का शेप है, लाइन टाइप्स हैं, इन चीज़ों को आप पहले से लोड करके सेव करके रख दो, जिससे कि आपको ये बार बार ना करना पड़े। तो अब ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, पहले लाइन टाइप पे जाके लाइन टाइप भी मैं लोड कर देता हूँ। हिडन लाइन टाइप मैंने लोड कर दी, क्योंकि डायमेंशन में मैं हिडन लाइन टाइप से दिखाता हूँ। ज़रूरी नहीं है हर कोई हिडन लाइन टाइप से दिखाए, जहाँ डिटेलिंग देनी होती है ना वहाँ कई बार हिडन लाइन टाइप से देना पड़ता है, एलिवेशन में खासकर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यूनिट कमांड पे गए, यहाँ आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग इनमें से कोई एक लेंगे, प्रिसीजन देख लेगा कितना लेना है, मैंने 1/4 लिया। सिविल कंस्ट्रक्शन में 1/4 ही लिया जाता है, 1/8 हद से हद कहीं ले लेते हैं, 1/8 से ज़्यादा नहीं लिया जाता सिविल कंस्ट्रक्शन में। हाँ, इंटीरियर का कहीं वर्क होगा तो वहाँ पे और ज़्यादा भी लिया जाता है। तो डी एंटर किया हमने, यहाँ पे मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट्स पे गए, इसको भी चेंज कर दिया हमने, आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग किसी एक में भी कर सकते हो आप। मैंने फ़िलहाल के लिए इसको इंजीनियरिंग कर देता हूँ मैं। प्रिसीजन वही पॉइंट के बाद 00 यूनिट का रख लिया। टेक्स्ट पे अच्छा, इसमें एंड पे ज़ीरो सप्रेसिंग को ऑन कर देते हैं, टेलिंग के ज़ीरो को, एक्स्ट्रा ज़ीरो को हटा देगा वो। अदरवाइज़ वो क्या करेगा, वो ज़ीरो लगाता रहेगा। जैसे ये 1.2 है ना, अगर मैंने इसको हटा दिया तो देखो 1.2 ज़ीरो के तौर पे दिखाएगा। तो टेलिंग का ज़ीरो को सप्रेस कर तो आप नहीं तो प्रिसीजन वैल्यू का आप ये रखते होगे, होल नंबर में रखते होगे शायद। प्रिसीजन को होल नंबर में रखेंगे तो वो ऑप्शन आएगा ही नहीं। फिर टेक्स्ट पे आते हैं, टेक्स्ट हाइट हम फिलहाल 6 इंचेस रख देते हैं। एरो पे आते हैं, एरो को हमने यहाँ से ऑब्लिक कर दिया, इसको भी 6 कर दिया। इन लाइंस की लेंथ को, फिक्स लेंथ को नहीं ऑन किया, इसको हम क्या करेंगे, हिडन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके किया, सेट करेंट, क्लोज कर दिया, हो गया इतना। अब इस पे काम कुछ नहीं किया, काम मत करना, क्योंकि काम प्लान तो हर बार चेंज होगा ना हमारा, ये चीज़ लेकिन इतनी स्टैंडर्ड रहेगी। इतना करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे फाइल पे, सेव पे ना जाके इस पे जाएंगे, क्या है ऑप्शन, सेव एज। जैसे ही सेव एज पे जाओगे यहाँ पे आपका फाइल टाइप पूछता है, क्या लिखा हुआ है अभी बाय डिफ़ॉल्ट, AutoCAD 2018 DWG फॉर्मेट है जिसमें आपकी फाइल टाइप सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो इसमें अलग अलग फाइल टाइप आपके देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसके नीचे क्या मिल रहा है, 2013 LT वर्जन आ गया, 27 2010, तो अलग अलग वर्जन हैं। जैसे मान लो किसी को मुझे कैड की फ़ाइल भेजनी है, उसके पास AutoCAD 2007 है, तो मैं अभी काम कर रहे हैं हम 22 वर्जन पे, फाइल सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट 18 वर्जन पे, तो 18 वर्जन की फ़ाइल जो होगी वो 2007 वाले वर्जन पे नहीं खुल सकती। क्या किया जाए फिर, तो आप यहाँ से अपने फाइल के वर्जन्स को लोअर वर्जन में कर सकते हो कन्वर्ट, ये AutoCAD में खासियत है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर में ये चीज़ नहीं हो पॉसिबल है। जैसे कि रेविट है, रेविट में नहीं हो पाएगी ये चीज़, AutoCAD में हो जाएगी। सेम चीज़ कोरल में हो जाती है, लोअर से हायर वर्जन में कन्वर्ट तो आप खोल के हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो कोई फाइल मेरी हायर वर्जन में बनी हुई है, मैं उसको लोअर वर्जन में खोलूँगा तो सारे सॉफ्टवेयर फिजिबिलिटी नहीं देते कि फ़ाइल आपकी खुल जाए। जैसे कि यहाँ पे AutoCAD की 2018 वाली फ़ाइल अगर मैंने किसी को भेज दी, उसके बाद 2010 या 13 वर्जन है, तो वो नहीं ओपन हो पाएगी। इसीलिए कई बार हमें उसको लोअर वर्जन में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पे हम लोअर वर्जन में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे। अच्छा, इसके नीचे देखते हैं, इसके नीचे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ DXF फाइल मिल रही है। DXF फाइल होती है, ये फाइल डी ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट कहलाता है।
इस फाइल को जनरली हम भेजते हैं लेज़र कटिंग वगैरह के लिए। जैसे हमारी शीट पे जब भी कोई भी हमें काम करवाना होता है, लेज़र कटिंग वगैरह के लिए फ़ाइल भेजनी होती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी फ़ाइल को DXF में कन्वर्ट कर देते हैं। सिविल में इतना यूज़ नहीं होता, मैकेनिकल में ज़्यादा यूज़ रहता है। जैसे हमारी शीट मेटल के पार्ट्स होते हैं, उनको हमें होल कटिंग वगैरह करवानी होती है, लेज़र से कटिंग होती है, प्लाज्मा से या लेज़र से, तो वहाँ उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने एलिमेंट को DXF फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है, अभी हम उसको भी नहीं देख रहे। यहाँ पे आप देखोगे ये एक फ़ाइल फॉर्मेट मिलता है हमें, क्या है, पढ़िए, .dwt। ठीक है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है ऑटोकैड का फ़ाइल फॉर्मेट क्या है। ऑटोकैड का फ़ाइल फॉर्मेट तो क्या है, .dwg है। ऑटोकैड टेम्पलेट का फ़ाइल फॉर्मेट क्या है, .dwt। आपको इस फॉर्मेट पे जाके क्लिक करना है। ये वही लोकेशन आ गई, आप देखो अपने आप ऑटोमेटिकली। कौन सी लोकेशन है ये, आपको यहाँ पे जाके फाइल को नेम दे देना है, किस नाम से आप सेव करना चाहते हो। मैंने नाम क्या दे दिया, एंशिएंट फीट, और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया और ओके कर दिया। अब देखो ये वही वाली फाइल फॉर्मेट, इसको मैंने क्लोज कर दिया, कट कर दिया। वापस से मुझे काम करना था, मैं क्या करूँगा, यहाँ से न्यू पे जाऊँगा। कहीं मिल रही है या नहीं मिल रही, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, रैंडम डायमेंशन चेक करी इसकी, आ गया सही या नहीं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी टैबलेट बना के सेव कर सकते हैं, ताकि हमें हर बार वो काम ना करना पड़े। अच्छा, अब आपकी ड्राइंग में जो गलत है वो मैं बता दे रहा हूँ, सही आप लोग करेंगे स्ट्रेच कमांड की हेल्प से। स्ट्रेच कमांड तो पढ़ा है ना, आपने सही से किया नहीं, इस वजह से नहीं हो रहा। फिर बाद में कर रहा हूँ ना, आधे घंटे बाद तो अपने आप से आधे घंटे बाद ही खोला करो सही से कोई ना कोई पॉइंट रह जाता होगा, या तो सिस्टम लैग कर रहा होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। है वो सर, लाइन अगर टच नहीं होगा तब होता है क्या सर? हाँ, एक मिनट रुकिएगा। हम ये बात कर रहे थे कि इसमें प्लान में गलती क्या है। वो गलती ये साइज़ है, वॉश एरिया है, इसका साइज़ क्या दे रखा है, 3 फीट 9 इंच बाई 4 फीट 6 इंच। आप मुझे बताओ ये वाली लेंथ ज़्यादा लग रही है या ये वाली लेंथ ज़्यादा लग रही है, ये वाली ना। इसमें गलती क्या है, ये 3 फीट 9 इंच नहीं है, ये 5 फीट 9 इंच है, और ये 4 फीट 6 इंच नहीं है, ये 3 फीट 9 इंच है, या 3 फीट 6 इंच है। ये वैल्यू गलत है। अब इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, किचन की जो ये साइज़ दे रखा है ना, इस साइज़ को मेंटेन करो, बाकी ऊपर वाला साइज़ ये जो वॉश एरिया का आएगा वो उसके हिसाब से सेट कर देगा। ठीक है, आप लोग अपने प्लान में देखना, ये जो है ये 10 फीट आ रहा होगा। ठीक है, 10 फीट 10 फीट 1.5 इंच लिखा है ना, आप लोग अपने प्लान में चेक करोगे जो आपने बनाया है, उसमें देखना ये 8 फीट 1.5 इंच आ रहा होगा, तो इसको 2 फीट स्ट्रेच कर दिएगा इधर। ये जो हाइट है, ये इसकी हाइट आपकी में कम आ रही होगी, 8 फीट कुछ इंच आ रही होगी 6 इंच के तौर पे, तो इसको 9 इंच ऊपर कर दिएगा आप। तो ठीक है, इसका साइज़ गलत है, वो सही करिएगा आप लोग। अच्छा, ब्लॉक में, ब्लॉक बता रहा हूँ मैं, ब्लॉक कैसे बनाना है। जैसे मैं एक प्लान बना लेता हूँ जल्दी से। हमने सेव तो कर दिया सर कि ये 4 इंच की विंडो है, तो इसे सेव तो कर दिया ब्लॉक में, पर उसे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। अभी बता रहे ना, इसमें ही चेक कर लेते हैं। इसमें डोर भी लग रहा है, विंडो भी लग रही है। ठीक है, रूम साइज़ क्या है, ड्राइंग है किसी के पास, क्या ली निकाल ली, मुझे साइज़ बताइएगा। रख लो, पकड़ लो, मुझे साइज़ बताना, मैं प्लान बना देता हूँ तब तक।
बेडरूम का साइज़ बताइए आप कितना है? 12 feet 1.5 inch, 12 फीट 1.5 इंच, 11 feet 1.5 inch. 11 फीट 1.5 इंच। वॉल Sir, 4.5 inch. फिर उसके बाद ऊपर वाला वॉशरूम कितने का है? 8 feet into 4 feet 6 inch. वॉल पार्टीशन वॉल है, मेन वॉल है, Partition wall. दोनों तरफ? Yes. इस वॉशरूम के बाद तो स्पेस नहीं होगा, Yes, sir. ये वाली वॉल तो नहीं होगी इस वॉशरूम के बाद? Corner floor. क्या हुआ अदनान, हंसी के मारे? लिविंग रूम का सेटअप का साइज़? Sir, 13 feet into 19 feet 4.5 inch. वॉल एक तरफ तो 9 इंची की वॉल होगी, यस सर, और ऊपर की तरफ वो 4.5 की। 4.5 की। अब मैं लेफ्ट हैंड का 2 BHK का सेटअप बना देता हूँ, राइट हैंड का तो आप लोगों ने बना ही लिया है पूरा वैसे तो। इसके ऊपर बेडरूम आ रहा है। अब देखो इसके ऊपर जो बेडरूम आ रहा है ना, उसके लिए मैं इसको ऑफसेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन तो ऊपर जा ही नहीं रही है। तो जो चीज़ ऊपर जा रही है पहले उसको ऑफसेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले बेडरूम का साइज़ बताओ कितना है? 13 बाई 10 का। तो 13 तो लेंथ है, हाइट 10 फीट है, तो पहले 10 फीट ऑफसेट कर दो ऊपर, यहाँ से ऊपर की वॉल ऑफसेट कर दो 9 इंची की। इसके बाद वॉशरूम आ रहा है, लेंथ 4 बाई 7। 4 फीट बाई 7। अब ये तो एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन ये एक्सटेंड नहीं हो पाए ये। अच्छा ये भी हो जाएगा आगे तक है। अभी मैं उसी साइज़ का बना लेता हूँ जो साइज़ दे रखा है, 3 फीट 9 इंच बाई 4 फीट 6 इंच। बाई 4 6। वो ऊपर वाली गई। अब देखो ये किचन का जो साइज़ आ रहा है 8 फीट 1.5 इंच है। कितना आना चाहिए था ये? 10 फीट 1.5 इंच। 1.5 इंच। तो कितना आगे बढ़ाना है? ऐसे एंटर किया, ग्रीन विंडो से सेलेक्ट किया, ऑर्थो को ऑन किया, एंटर किया, आगे की तरफ लेके गए, कितना? 2 फीट यानी कि 24 इंच बढ़ा दिया। अब हाइट कितनी चाहिए हमें? 9 फीट 3 इंच। आ कितना रहा है? 8
कितना चाहिए था? 9 फीट 3 इंच। कितना ऊपर करना है? 9 इंच। हाँ। ऐसे एंटर किया, विंडो से सेलेक्ट किया, यहाँ पे किचन आएगा। किचन का काउंटर जो होता है वो 2 फीट चौड़ा होता है। 24 इंचेस कर दिया। हाँ 2 फीट। इसका इस standard लाइन क्या होता है? 800। 850 हाइट, पत्थर लगने के बाद। मतलब काउंटर काउंटर का जो टॉप है वो 850 पे होना चाहिए। हो गया पूरा? दीवार पीछे गई है इसमें। अच्छा, ये जो वॉल है ये 3 फीट या 4 फीट की वॉल होगी, जिस वजह से ये दोनों वॉल की हाइट अलग अलग है, तो दोनों की एज अलग अलग दिख रही है। तो इसी तरीके से जब भी हम आप हाउस बना रहे हो, आपको घर की बालकनी बनानी है, बालकनी की हाइट आपकी फ्लोर वॉल की हाइट से क्या होती है? कम होती है ना। 3 फीट की होती है बालकनी, या पैरापेट भी 3 फीट की होती है, 4 फीट की। तो आपको ये वाली एज दिखानी पड़ेगी फिर उसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या अरेंज करना है भाई? हमें डोर भी देना है और विंडो भी देनी है। पहले विंडो देख लेते हैं। विंडो आसान है, 4 फीट की विंडो लगनी है। मान लो यहाँ पे वॉल की थिकनेस कितनी है? ये 9 इंच। तो जो विंडो लगेगा उसका 9 इंची की थिकनेस तो पे तो जाएगा ही जाएगा, वहाँ वो ब्रेक तो आएगा नहीं। तो मैंने क्या किया, REC एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, D एंटर किया, 4 फीट बाई 9 इंची का एक ये बनाया। अब हम कैसी ड्राइंग बना रहे हैं? अगर मैं सिविल स्ट्रक्चर के लिए बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बना रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्शन में ब्रिक ही तो नहीं लगेगा, है ना। आप इतने को विंडो को बनाओगे, इसको B एंटर करेंगे हम, इसको नाम देंगे W1 या W2। अब इसमें तो जो नाम दे रखा है वो दोगे, लेकिन जब मैं प्लानिंग करूँगा तो मैं अपने हिसाब से दूंगा। जैसे पहली विंडो है उसको W1 दे दिया। दूसरी टाइप की विंडो आ गई, जैसे 4 फीट की विंडो भी होती है, 3 फीट की भी होती है। ये 4 फीट और 3 फीट दोनों डबल विंडो होती हैं, ठीक है। इससे छोटी आती है फिर वो 2 फीट की विंडो आती है आपकी। चौड़ाई, हाँ, विड्थ की बात कर रहे हैं, जो आपके जनरली शाफ्ट में लगती है, 1.5 फीट या 2 फीट की चौड़ी विंडो लगती है। और थिकनेस हम चाहें तो पतली नहीं रख सकते हैं। हैं विंडो की जो थिकनेस, विंडो ये अच्छा ये लेंथ, विंडो की लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपकी स्टैंडर्ड आती है 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट। ये साइजेस आते हैं विंडो के, मतलब जो लगते हैं स्टैंडर्ड। बना तो आप कोई भी साइज सकते हो, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ यही आते हैं आपके। 4 साढ़े 4 फीट की भी आती है, 3 पैनल वाली विंडो, 1.5 फीट के 3 पल्ले लग जाते हैं उस पर, या 2 फीट के 3 पल्ले लग सकते हैं, 6 फीट हो जाएगा वो, ठीक है। तो विंडो के जो भी आप विंडो का साइज़ हो उसके हिसाब से नेमिंग करके बना दो आप। विंडो का साइज़ डिपेंड करता है कि कितना स्पेस पीछे मिल रहा है ओपनिंग के लिए। अब मान लो किसी और का पीछे प्लॉट है तो विंडो नहीं खोल पाऊंगा ना। कहाँ खोलूँगा? मैं शाफ्ट में खोलूँगा। शाफ्ट मेरी 3 फीट चौड़ी शाफ्ट दे रहा हूँ मैं, तो उसमें 4 फीट की विंडो थोड़ी लगा पाऊँगा मैं, है ना। 3 फीट की चौड़ी शाफ्ट है तो टक्कर भी बनेगी उसकी, तो थोड़ा सा गैप लेके बनाना पड़ेगा। तो उस पर क्या होगा, 3 फीट की शाफ्ट में 2.5 फीट की या 2 फीट की विंडो लगा पाओगे आप। हमने W1 नाम दिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट मिडिल पॉइंट दे दिया मैंने। ये डिस्क्रिप्शन पे मैंने यहाँ पे डाल भी दिया 4 बाई 4। 4 बाई 4 क्या हुई? 4 फीट की तो लंबाई हुई और 4 फीट हाइट हुई। सिल हाइट मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल के लिए कितनी रहती है, 3 फीट रहती है, या 1000 mm से 1200 mm के बीच में, 900 mm से 1200 mm के बीच में। 3 फीट की हाइट हो गई, 4 फीट की इसकी अपनी हाइट हो गई, सिल हाइट 3 फीट की हो गई, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो जो आपका लिंटन चलेगा वो कितने फीट पे चल गया? 7 फीट पे लिंटन आ जाएगा आपका, क्योंकि विंडो के ऊपर एक बेस डालते हैं हम ताकि उससे क्या हो, हाँ,
ताकि जो ऊपर स्लैब का लोड है वो वॉल पे नहीं आए। अब वॉल पे अगर आ गया, मैंने लिंटर नहीं दिया, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन मान लो कल को ऊपर कोई हैवी वर्क हो रहा है, पता चला उसका लोड किस पे आया, वॉल पे, और वॉल के फ्रेम जो था वो तो हमने ग्लास का लगा रखा था, या मान लो पतला हल्का फ्रेम लगा रखा था, तो क्या होगा, वो ब्रिक झड़ के नीचे आ जाएगा, ठीक है, या वॉल में क्रैक आ जाएगा। इन सब से बचने के लिए क्या दे देते हैं हम, एक लिंटन दे देते हैं। तो हमने पॉइंट भी दे दिया, ओके कर दिया। अब इसको मैं प्लेस करता हूँ, विंडो प्लेस कर दी मैंने। मैं आपके जितने भी प्लान हैं उनमें सब में ज़्यादातर जगह मिडल पे लगी हुई है। नहीं, लाइन का मिडिल पॉइंट तो आता, नहीं लाइन का मिडिल पॉइंट तो आएगा। मैंने इसके विंडो के मिडिल पॉइंट से उठा के लाइन के मिडिल पे रख दिया। अगर सिविल स्ट्रक्चर के लिए बना रहे हैं तो विंडो इसी तरीके से दिखाएंगे, लेकिन अगर आप इंटीरियर्स के लिए बना रहे हो तो इसमें क्या होना चाहिए, हाँ इसमें स्लाइडिंग होना चाहिए। स्लाइडिंग अगर फिक्स्ड है तो ठीक है, ठीक है, फ्रेम नहीं लगेगा, फ्रेम तो लगेगा ही। है ना, तो फ्रेम भी दिखाना पड़ेगा मुझे। अब ब्लॉक का फ़ायदा क्या होता है, मैंने इसमें कितनी विंडो लगा दी, यहाँ पे भी लगा देते हैं, चलो कितने विंडोज़ लग गई हमारी है, 3 इधर लगी, 2 इधर लगी, 5 लग गई विंडो। अब मुझे विंडो में चेंज करना है, मैं चाहता हूँ मैं फ्रेम भी दिखाऊँ विंडो के अंदर। तो अगर ब्लॉक बनाया है तो क्या करेंगे, ब्लॉक एडिटर पे गए, सेलेक्ट किया विंडो को, ओपन किया। अब ये पॉलीलाइन है तो पहले इसको एक्सप्लोड कर दिया, चारों तरफ विंडो का फ्रेम आता है। अब फ्रेम या तो वुड का हो सकता है, या फिर एल्युमिनियम हो सकता है, या फिर है एमएस का भी हो सकता है, करेक्ट। और आजकल किसके चल रहे हैं, एक और चल रहा है एल्युमिनियम के जैसा, यूपीवीसी, ठीक है, हाँ यूपीवीसी, ठीक है, यही 3 चलते हैं आपके। ज़्यादातर आपका रेसिडेंशियल में वुड चलता है, लेकिन अब जो है यूपीवीसी चलने लगा है ज़्यादा, यूपीवीसी या एल्युमिनियम, ठीक है। यूपीवीसी की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, एल्युमिनियम की कॉस्टिंग कम रहती है। तो फ्रेम आएगा दोनों तरफ, ठीक है। अब वो फ्रेम जो होता है वो आपका अलग अलग साइज़ का आता है, 2 इंची का भी आता है, 1.5 इंची का भी आता है, 3 इंच का भी आता है। वुड का कई बार हम बड़ी विंडो पे 3-3 इंच के फ्रेम भी दे देते थे, लेकिन यूपीवीसी का जो होता है, हाँ 75, 55, हाँ एमएम में बात करेंगे तो वो 40 एमएम से स्टार्ट हो जाता है। सबसे छोटा फ्रेम जो आएगा 40 एमएम का आएगा, 1.5 इंची का, यानी उससे छोटा फ्रेम नहीं आ पाएगा। 40 से फिर 50, 2 इंची का भी जाता है, फिर 3 इंची का भी जाता है, 75, और बहुत रेयरली कहीं यूज़ करते हैं 4 इंची का, वरना 4 इंची का यूज़ नहीं करते, वरना तो 4-4 इंची वॉल तो फ्रेम खा जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो सपोज़ हम इसमें 2 इंची का फ्रेम देते हैं, 2.5 इंची का भी फ्रेम आता है वैसे तो, ठीक है, 2 इंची का फ्रेम दे दिया हमने। अब बीच में क्या लगा हुआ है, या तो स्लाइडर विंडो होगी या ग्लास लग के, जाल लग के फिक्स हो गया होगा, है ना। तो अगर स्लाइडर विंडो है तो फ्रेम जो है वो पूरी पट्टी तो लगेगी नहीं, वो चीज़ हम इंटीरियर की डिटेलिंग जब करेंगे ना तब उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, अभी उन चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे। तो विंडो वाला बना के देता हम्म है। आर्किटेक्ट तो सिर्फ दिखा देता है विंडो, जिस
जिससे विंडो लेते हैं वो सारा टेक्निकल देता है इसका कि कैसे कैसे। देगा, लेकिन आर्किटेक्ट को आना चाहिए सेक्शन कटर होना, क्योंकि आप सीधे अपनी फर्म नहीं खोल दोगे, हाँ जी मेरी आर्किटेक्चर फर्म में आ जाओ। आप पहले काम करोगे, आप काम करने के लिए जाओगे या इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आर्किटेक्ट आपसे क्या कहेगा, विंडो का सेक्शन काट के दिखाओ, ठीक है, या डोर का सेक्शन काट के दिखाओ, या बिल्डिंग का सेक्शन काट के दिखाओ, या कॉलम का, स्टेयरकेस का, इनका क्या देगा, सेक्शन काट के दिखाओ। वो किस लिए, आपको कितनी नॉलेज है, ऑटोकैड की वजह से नहीं, वो आपको नॉलेज की वजह से लेगा। क्यों, वो ये देखेगा कि आपको पता है चीज़ें कि फ्रेम में स्टैंडर्ड कितने का होता है और वो फ्रेम किस साइज़ का आता है, उसमें ड्रेन वगैरह हाँ, पॉइंट्स कैसे दिखाने हैं, सेक्शन में उसके कट कैसे दिखाने हैं, लॉकिंग कैसे दिखानी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करता है वो सेक्शन। तो अभी के लिए तो हम सिविल कंसेप्ट से दिखा रहे हैं तो हम खाली सिर्फ इतना दिखा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम डोर पे। हमने साइज़ जो छोड़ा वो कितने का छोड़ा, 3 फीट। अब जब डोर लगाऊंगा तो डोर हवा में तो टिकेगा नहीं, डोर के लिए पहले क्या करना होगा, हमें फ्रेम लगाना होगा। फ्रेम किसका होगा, वुड का होगा। रेसिडेंशियल में जनरली वुडन फ्रेम चलते हैं, हमारे वुडन डोर लगते हैं। हाँ, वॉशरूम जो है उसमें रेसिडेंशियल में आजकल सब यूपीवीसी ही लगवा रहे हैं, ठीक है, तो उसका फ्रेम भी यूपीवीसी का ही लगाते हैं। बट ऐसा नहीं कि यूपीवीसी का ही चलेगा, पुराने टाइम पे या विलेजेस में आपने देखा होगा मेटल के फ्रेम बना के लगाते थे, देखा है नहीं देखा है, एंगल आयरन का फ्रेम लगा होता है। नहीं देखा हो तो यहाँ वॉशरूम जाना, उसमें देखना चारों तरफ एंगल मेटल का वेल्डो के फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। खैर, तो अब यहाँ पे अगर 3 फीट की जगह है, अब इसमें फ्रेम भी आएगा। फ्रेम आपके अलग अलग साइज़ के आते हैं। जैसे अगर मेन डोर है हमारा, जो एंट्री डोर होता है घर का, वो क्या होता है, हैवी बनाया जाता है, और कई बार उसमें डबल डोर लगा होता है। डबल डोर मतलब क्या हो गया, एक डोर अंदर लगेगा, एक डोर बाहर लगेगा। एक डोर बाहर वाला क्या होगा, वेंटिलेशन के लिए रखते हैं हम, और अंदर वाला प्राइवेसी के लिए वुडन डोर रखते हैं हम। तो अब ऐसे में जो फ्रेम लगेगा वो मेरा क्या है, थिकनेस ज़्यादा का लगेगा, तो उसमें हम वुड जो लेते हैं, वुड का फ्रेम 9x3 इंची का फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। रूम्स में अंदर की तरफ जो डोर लगता है इतना हैवी नहीं लगाते हम लोग, तो उसमें हम क्या करते हैं, 4 इंची बाई 2 इंची का या 4 इंची बाई 3 इंची का फ्रेम दे देते हैं, ठीक है। 4 इंची बाई 3 इंची का स्टैंडर्ड फ्रेम चलता है रूम्स में, अगर आपको उसको प्रॉपर लॉकिंग वगैरह के साथ देना है तो। और कई बार हम लोग फ्रेम बनने के बाद भी उसके चारों तरफ मोल्डिंग से उसको कवर कर देते हैं, ताकि वो सामने से देखने में क्या लगे, हैवी लगे। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, ये स्पेस तो हमने छोड़ा 3 फीट का, यानी कि ब्रिक वर्क होने के बाद, प्लास्टर होने के बाद 3 फीट जगह छूटेगी। तो फ्रेम तो क्या होगा, जब लगेगा तो ये जो 3 फीट जगह है वो उसमें से उसी में ही तो लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ तक तो ब्रिक आ गए हमारे। अब फ्रेम उसके बाद लगाऊंगा तो 3 इंच, अगर 4x3 का फ्रेम लगाता हूँ तो 3 इंच इधर से कटेगा और 3 इंच इधर से कटेगा, तो बीच का स्पेस कितना बचा, 2.5 बचा ना। 3 फीट में से 6 इंच चला गया, तो डोर कितने का मिला हमें, 2.5 फीट का। तो आने जाने का रास्ता जो बचा वो कितना बचा, 2.5 फीट। आप फ्रेम से थोड़ी ना क्रॉस कर जाओगे, फ्रेम के बीच में से ही क्रॉस करोगे, तो उसके अंदर से जो सामान भी आ पाएगा वो 3 फीट चौड़ा नहीं आ पाएगा, 3 से कम वाला ही आ पाएगा सामान। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी डोर देना है, एंट्री डोर हमेशा 3.5 फीट या प्लस दिया जाता है, ताकि फ्रेम वगैरह लगने के बाद कम से कम 3 फीट तो मिल जाए हमें, या फिर मैं फ्रेम छोटा दूँ, ठीक है। इसी वजह से कॉर्पोरेट्स में ज़्यादातर ग्लास डोर लगाने लगे हैं, क्योंकि फ्रेम लगाते नहीं है। ग्लास डोर जो होता है वो नीचे मशीन लगती है, उस पर हैंग हो जाता है आपका, फ्रेमलेस डोर होता है, ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाती है हमें, फ्रेम वगैरह हटा देते हैं हम उसमें से। हाँ, वो भी 2 इंची खा लेगा आपका, लेकिन 6 इंची से 3 इंची खाए तो ज़्यादा बेटर है। जो ग्लास डोर मशीन पे लगेगा तो वो दीवार से थोड़ा सा गैप तो लेगा ही ना मशीन, 3 इंच के आसपास का गैप खा लेता है, वो भी 1.5 से 2 इंची की गैप पे लगती है। फ्रेमिंग जो होती है वो 2 टाइप से होती है। देखो, अगर कोई बजटेड क्लाइंट काम करवा रहा है, बिल्डर फ्लैट है, तो वो क्या करेगा, छोटा फ्रेम लगाएगा। जैसे कि मान लो हमारे आउटर वॉल मेन वॉल 9 इंची की थी, अब 9x3 का फ्रेम लगाऊंगा, 4x3 का फ्रेम लगाऊंगा, किस में पैसे ज़्यादा खर्च होंगे,
9x3 वाले में पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। तो वो लोग क्या करते हैं 4x3 का फ्रेम लगा देते हैं, कई जगह में देखने को मिलता है 4x3 का फ्रेम। लेकिन और दीवार मतलब यानी कि अगर मेन वॉल है तो कोशिश करनी चाहिए कि 9x3 का फ्रेम लगाएं, लेकिन 4x3 का फ्रेम लगाते हैं तो उससे क्या होता है, दीवार अगर ज़्यादा चौड़ी है तो फ्रेम या तो बाहर लगेगा या अंदर लगेगा, बीच का स्पेस क्या हो जाएगा उसके बाद का खाली छूटेगा। अब वो खाली छूटेगा उसमें हम क्या करते हैं, पेंट ही करेंगे, जाहिर सी बात है। पेंट क्या होगा, कॉर्नर जो होंगे वो क्या होंगे, जैसे आप आना जाना करोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। या तो उसको फिर क्या करूँ मैं, मोल्डिंग बना के उसको पूरे को कवर करूँ, एक फॉल्स फ्रेम टाइप का बनाऊँ मैं, उसी से कवर किया जा सकता है। और उससे कवर करवाने के लिए इंटीरियर वाले को आप बुलाओगे, वो इंटीरियर का रेनोवेशन का वही पड़ेगी, ठीक है। या तो आप पहले से ही फ्रेम पूरा लो, लेकिन वुड ज़्यादा कॉस्टली है बोर्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए कोई भी वुड पहले जो लग गई, बाद में अगर कोई लगवाता है तो फिर वो मोल्डिंग बनवा के कवर करवा देता है, देखने में अच्छा लगने लगता है, बस ये है। क्योंकि आपको दिखेगा क्या कि आपको लगेगा हाँ जी यार फ्रेम बहुत चौड़ा हो गया है, और प्लस वो वुड के चारों तरफ कवर चढ़ा देते हैं, हाँ विनियर चढ़ा देते हैं, वही वुड डोर पे विनियर लगेगा तो, या माइका लगा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, जैसे यहाँ माइका लगी हुई है एंट्री पे, ठीक है। तो उससे डोर का फ्रेम बड़ा लगने लगता है, बट आने जाने का डोर वही रहेगा, मतलब साइज़ उतना ही रहेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, फ्रेम के साथ एक डोर बना लेते हैं हम, तो वो अलग बनाते हैं। मैं फ्रेम लेता हूँ 4x3 का, तो डी एंटर क्या, 3 इंची की विड्थ, 4 इंची की डेप्थ, ये आ गया। जब डोर लगेगा तो डोर के लिए क्या होता है, कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी का जब भत्ता लेके आता है, यानी कि सॉलिड बार जब लेके आता है, तो उसमें ग्रूव बनाता है, उस ग्रूव पे कब्जे लगाता है, उस कब्जे पे डोर को आपके हैंग करता है, यही तो करता है या नहीं, हाँ हिंज्ड, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे जो ग्रूव देगा, उस ग्रूव को हम रिबेट या रिबेट बोलते हैं आई थिंक शायद, या हम अपने लोकल लैंग्वेज में पताम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लोड किया 1 इंच यानी कि 20 से 25 mm अंदर लगाता है वो ग्रूव जब काटता है, और 25 से 40 mm का डेप्थ देता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो डोर किस टाइप, कितनी हैवी डोर आप लगा रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। ये कट हो गया, ढाई फीट का गैप दिया मैंने यहाँ से, मिरर कर दिया, टोटल गैप 3 फीट का हो गया हमारा, ठीक। अब एक तरफ तो हिंज होके डोर लगेगा, दूसरी तरफ ये ग्रूव क्यों दिया जाता है, हाँ उस पे जाके बंद हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो, नहीं इस पर स्टॉप होने के लिए, वरना तो वो क्या होगा, लोड पड़ेगा तो बाहर की तरफ भी जा सकता है, इसलिए स्टॉपर के तौर पे हम इसको देते हैं ग्रूव को, इसी को पताम बोलते हैं। जैसे इसमें तो इसी में लगा हुआ है एल्युमिनियम वाले में, लेकिन आप जो वो देखोगे वुड वाला जो डोर होता है उसमें वुड के अंदर ही हम ग्रूव काटते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब डोर लगेगा तो हल्का सा हिंज पे लटकेगा, तो हल्का सा गैप लेंगे आप, 1.15 का गैप ले लो यहाँ से, ऊपर से भी डोर जो लगेगा वो 20 से 25 mm की थिकनेस का लगता है, स्टैंडर्ड बोर्ड जो आता है वो 20 mm का आता है हमारा, तो हमने 1.25 इंची का डोर दे दिया इसके ऊपर। एक मिनट रुकिएगा, हेलो, हाँ जी, तो इतना था हमारा। अब हमने इसका गैपिंग ले ली, इधर से भी दूसरी तरफ से भी हम क्या कर देते हैं, गैप ले लेते हैं, और ज्वाइन कमांड से इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। इसको डिलीट कर दो बाद में। यहीं पे आप क्या कर सकते हो, हैंडल दे सकते हो, एक तरफ हिंज रहेगा, दूसरी तरफ आप हैंडल दे दो, आगे पीछे दोनों तरफ।
ठीक, अब ये तो क्लोज्ड हो गया, आपको ओपन टाइप दिखाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से रोटेट कमांड में गए, इस लाइन को हमने रोटेट कर दिया, डोर की थिकनेस 0.75 इंचेस का, ऑफसेट किया, अटैच कर दिया, सर्कल कमांड पे गए, सी एंटर किया, यहाँ से सर्कल बना दिया, थोड़ा अंदर तक बनाएंगे, सर्कल को ट्रिम कर दिया हमने, इन दोनों लाइनों को भी डिलीट कर दिया। ये हमारा हो गया, ये ओपनिंग दिखा रहा है डोर की, ठीक है। अब इसका आप हैंडल और लगा दो चाहो तो, और हैंडल नहीं लगा रहा मैं, इसको डायरेक्ट ब्लॉक बना देता हूँ। बी एंटर किया, नाम दिया मैंने इसको D1, पिक पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया, हो गया तैयारी वाला ब्लॉक। इसको मैंने मूव करा इस पॉइंट से यहाँ रखा, और इसको क्या कर दिया, फ्रेम आ गया, इधर डोर खुल गया। इसको कॉपी कर लो आप, ठीक है। अभी ये हमारा 3 फीट वाला डोर बना। सेम तरीके से फ्रेम आप यही ले लो, एल्युमिनियम का फ्रेम आप 2x2 का भी ले सकते हो, एल्युमिनियम का PVC फ्रेम जो आता है वो पतला भी चल जाता है 2x2 का, तो आप यहाँ पे 2x2 का फ्रेम भी ले सकते हो। और वुड का लगाना है तो वही 4x3 का फ्रेम ले लो आप। अब टोटल 2.5 फीट है तो 2 फीट का डोर बचेगा फिर, क्योंकि 3-3 इंच उसमें चला गया आपका फ्रेम में। इसीलिए एल्युमिनियम का डोर देते हैं, क्या होता है कि 2-2 इंच ही जाता है तो 2 इंच बच जाता है, 2 फीट 2 इंच बच जाता, मिल जाता है मैंने आने का स्पेस। बट बाथरूम में 2 फीट या 2-2.25 इंच से ज़्यादा डोर नहीं होता। बताओ आया समझ में ब्लॉक्स। अब डोर्स और विंडो तो बना देंगे। अब इसमें क्या करना है, जैसे फर्नीचर रखा हुआ है तो फर्नीचर आपको बनाना नहीं है अभी, हाँ, उसके लिए डिज़ाइन सेंटर कमांड का यूज़ करेंगे। डिज़ाइन सेंटर की शॉर्टकट DC एंटर, DC एंटर किया हमने। मेरे में यहाँ ओपन हो क्या रहा है, आपके में हो सकता है यहाँ ओपन हो या कहीं और ओपन हो, तो आपको सिंपल कहीं पे ही जाओगे, कोई भी फोल्डर आ रहा है तो आपको सिंपल यहाँ पे चले जाना है। ये देख रहे हो होम दिख रहा है, होम पे गए, होम पे जाने के बाद इस पे जाना है ENUS, इस पे गए, ENUS पे जाने के बाद इस पे जाना है डिज़ाइन सेंटर। होम पे जाने के बाद ENUS पे जाने के बाद डिज़ाइन सेंटर। अब यहाँ पे आपको अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, जैसे कि हमें फर्नीचर रखना है तो फर्नीचर हमें हाउस होम ये इसमें मिलेगा, हाउस डिज़ाइन में। सैनिटरी से रिलेटेड हमें इसमें मिलेगा, सॉरी होम स्पेस प्लानिंग में फर्नीचर मिलेगा, हाउस डिज़ाइन में आपको सैनिटरी से रिलेटेड मिलेगा, जैसे कि टॉयलेट सीट, सिंक, वो सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। इसी तरीके से किचन से रिलेटेड एलिमेंट किचन में मिलेंगे। तो आपके यहाँ पे अलग अलग फील्ड दी हुई हैं। हम क्या चलते हैं, होम स्पेस प्लानिंग पे चलते हैं। इसके अंदर ब्लॉक्स पे गए, ब्लॉक्स तो हमने इंपोर्ट नहीं किए थे, हमने बनाए थे, बट अब हम क्या करेंगे, उन ब्लॉक्स को इंपोर्ट करके रखेंगे। जैसे क्या चाहिए हमें, हमने बेड पे डबल क्लिक किया, क्या आ गया, इंसर्ट ऑप्शन आ गया, आपने ओके करना है, जहाँ पे बेड चाहिए वहाँ पे रख दो जाके, उसको रोटेट कर देंगे। चेयर चाहिए, सोफ़ा चाहिए, बना हुआ है हमारे पास, हमने क्या करना है, बस डबल क्लिक करना है, क्या करना है, इंसर्ट करके रख देना है, या आप चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक करके सेलेक्ट किया, ड्रॉप कर दिया। बताइए क्लियर है। इस तरीके से आपको फर्नीचर प्लेस कर लेना है। ये स्टैंडर्ड साइज़ के आते हैं, साइज़ छोटा कर दूंगा तो
बेड का साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर सिंगल बेड डालना है तो आप क्या करोगे, मतलब सिंगल बेड और डबल बेड दोनों डालने हैं मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक को मैंने किया कॉपी, साइड में रख दिया। सिंगल बेड में तकिया भी एक ही होगा। सिंगल बेड की विड्थ कितनी होती है? बेड आपके 3 टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल बेड होता है, डबल बेड फिर 2 टाइप के आते हैं, किंग साइज बेड, एक क्वीन साइज बेड। ये क्वीन साइज बेड है। क्वीन साइज बेड का डबल बेड का साइज़ क्या होता है? क्वीन का पूछ रहा हूँ, क्वीन का 5 फीट बाई 6 या 6.5 फीट। किंग साइज बेड प्रॉपर एक स्क्वायर शेप में होता है, हाँ 6 बाई 6.25 या 6.5 के आसपास। बेड का जो मैट्रेस पड़ता है वो 6 बाई 6 का पड़ता है किंग में, बट पीछे क्या होगा, बैकरेस्ट आता है, आगे उसके चारों तरफ मोल्डिंग आती है, तो वो 6 से प्लस पहुंच जाता है, वो 6.5 कहीं कहीं 7 फीट भी चला जाता है डिज़ाइन के ऊपर उसके। कई बार होता है ना, बेड के चारों तरफ एक वो प्लेटफॉर्म दे देते हैं हम, ठीक है, तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा। बट अभी तो ये नॉर्मल बेड है हमारा, मुझे क्या करना था, इसको सिंगल बेड में कन्वर्ट करना था, तो मैंने इसको कॉपी करके साइड में रखा। अभी अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करूँगा तो ब्लॉक में जाके चेंज करना पड़ेगा, ब्लॉक में जाके चेंज करूँगा तो दूसरे वाले में भी हो जाएगा। तो इसको क्या करो, पहले एक्सप्लोड कर दिया। सिंगल बेड का साइज़ क्या होता है बताया था, 6 फीट लेंथ, तो 6 फीट ही रखते हैं हम, ठीक है। विड्थ कितनी होती है? 3.5 से 4 फीट, ठीक है। 3.5 कहीं 3.5 कर देते हैं, बट स्टैंडर्ड होनी चाहिए 4 फीट जगह, बट हम यहाँ से 4 फीट ले लेते हैं। 4 फीट मैंने इस लाइन को ऑफसेट कर दिया, या इधर को ऑफसेट कर दो, जो आपको आसान लगता है, ठीक है। अब एक ही तकिया तो आएगा, दूसरे वाले को उड़ा दो। स्ट्रेच कमांड पड़ी थी, ऐसे एंटर किया, स्ट्रेच कर दो, हो गए। इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो, आप इसको नाम दे दो सिंगल बेड। हो गए, अब इसको प्लेस कर देंगे। बेड के साइड में साइड टेबल चाहिए हमें, मान लो बेड तो मैंने मल्टीपल कॉपी कर करके रख दिए। अब बेड के साइड में साइड टेबल चाहिए, तो बेड ब्लॉक एडिटर पे गए, बेड वाले पे, यहाँ पे साइड टेबल बना दी। साइड टेबल का साइज़ क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड तो हमारा 18 बाई 18 की होती है, बट हाई एंड क्लाइंट्स में बड़ी देते हैं हम, 2 बाई 18 की। साइड स्टूल जो होते हैं बेड के, टेबल नहीं, मतलब साइड स्टूल, हाँ स्टैंडर्ड 18 बाई 18 की होनी चाहिए। तो ये बेड के साथ ही अटैच करके रखते हैं, थोड़ा सा गैप करके करते हैं? गैप करते हैं हम, तो अभी 2D बना रहे हैं, डिटेल बनाएंगे तब गैप करके रखेंगे, ठीक है। बस इस तरीके से ये वाले प्लान पे फर्नीचर प्लेस करना है आपको। अब बताइए, ब्लॉक क्लियर हो गया?